Hello everyone, welcome to Defense Studies. So we have started a new initiative for your upcoming CDS exam. और CDS एग्ज़ाम में आपको पता है फॉर द OTA कैंडिडेट्स अगर उनको अच्छे से क्वालिफाई करना है OTA के लिए तो दे नीड टू स्कोर मोर इन द इंग्लिश पेपर, क्योंकि GS में यू कैन नॉट स्कोर अप टू अ सर्टेन मार्क्स। कुछ लेवल से आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, 30-40 मार्क्स, मतलब इफ़ यू आर एवरेज कैंडिडेट तो 30-40 मार्क्स वहाँ से आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद आपकी डिपेंडेंसी किस पे बढ़ती है? इंग्लिश पे। और इंग्लिश एक बहुत ज़्यादा मेजरली बहुत स्कोरिंग पार्ट रहता है आपका। CDS एग्ज़ाम की बात करें तो 70-65 मार्क्स यू विल ईजिली गेट अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो CDS एग्ज़ाम में आए थे वे डिस्कस किए जाएंगे विद कॉन्सेप्ट और विद ट्रिक्स विद टिप्स, किस तरह से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है सोल्व करते वक्त। ठीक है, ये सबसे बड़ी इस पर्टिकुलर कोर्स की क्या रहेगी, ये सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। यहीं पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, समझे आप। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको ये जो एक पैटर्न है ये पकड़ना पड़ेगा जो UPSC आपको देता है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। जो इंग्लिश जो आती है वो इसी कॉन्सेप्ट के बार बार रिपीट करके सेम कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक सबसे बड़ी जो मेजर जो प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स के बीच वो है सेंटेंस अरेंजमेंट। देखिए, आप सभी लोग कुछ ना कुछ तुक्का मार के इस सभी चीज़ों को ठीक तो करके आ जाते हैं, बट आप हमेशा इसको आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता जब आप आंसर मार्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। आप स्टेटमेंट बार बार पढ़ते रहते हैं, यू विल नॉट बी श्योर कि ये क्वेश्चन जो मैंने मार्क कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए जो कि सेंटेंस अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका कंजंक्शंस। ठीक है, कंजंक्शन एक चैप्टर है, पूरा डीप नहीं पता होने की ज़रूरत नहीं है। कंजंक्शंस में आपको पता होना चाहिए कि कंजंक्शंस बेसिक काम किस लिए आते हैं। बिकॉज कंजंक्शंस की बात करें तो एडवर्ब ऑफ रीज़न देने के लिए, ये कोई रीजंस के लिए। देन कंजंक्शन जो आप कंपैरिजन के लिए यूज़ होगा, मतलब आप PQRS जो आप सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करेंगे तो दो सेंटेंस ऐसे होंगे या फिर दो क्लोज ऐसी होंगी जो आपको कंपेयर करनी पड़ जाए, तो वहाँ पे देन कंजंक्शन यूज़ होगा। आफ्टर जो है, जो आफ्टर कंजंक्शन है, ये टाइम डिनोट करने के लिए होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी क्लोज हो जिसमें टाइम डिनोट करना हो तो वहाँ पे आप आफ्टर लिखेंगे। उसके बाद दैट कंजंक्शन दो कंजंक्शन मतलब दो क्लोज को जोड़ने के लिए होता है। वट कंजंक्शन हो गया, वट कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन जो आपका क्या होता है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, दो सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को जोड़ने के लिए, जैसे दो एडजेक्टिव्स को, एक तरह के एडजेक्टिव्स, या फिर दो वर्ब को, दो ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को, या फिर इस तरह से। तो क्यूमुलेटिव इसकी टेंडेंसी है। बट जो कंजंक्शन है वो आपको कॉन्ट्राडिक्शन के लिए होता है, और जो कंजंक्शन है वो आपका अल्टरनेटिव के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद प्रेपोजिशन। तो ये जो सभी जो चैप्टर्स हैं आपके, ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, प्रोनाउन, डिटर्मिनर। देखो, आप प्रेपोजिशन की बात कर लेते हैं। प्रेपोजिशन में आपको फाइंड आउट करना होगा, जैसे किसी सेंटेंस में आपको डिस्पाइट प्रेपोजिशन दी गई है तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। फॉर प्रेपोजिशन, थ्रू आउट, बिकॉज ऑफ, इन केस ऑफ। देखिए, बिकॉज के बाद अगर ऑफ लग जाए दैट इज अ प्रेपोजिशन। इन केस के बाद अगर ऑफ लग जाए वो आपका प्रेपोजिशन बन जाता है। तो प्रेपोजिशन को किस तरह से यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जब भी आप दो सेंटेंस को क्या है जोड़ पाएंगे। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको मिल जाए इन केस ऑफ, मतलब पूरा सेंटेंस आपका लिखा हुआ है उसके बाद में इन केस ऑफ या फिर बिकॉज ऑफ या फिर डिस्पाइट, इस तरह से कोई प्रपोजिशन इन द एंड ऑफ वन पर्टिकुलर सेंटेंस, तो आपको ये पता लगाना है कि नेक्स्ट सेंटेंस में जो बिगनिंग होगी जो नेक्स्ट सेंटेंस की वो किसी ऑब्जेक्ट से होनी चाहिए, तो आपको आधा हिंट वहीं पे मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हिंट ढूंढने के लिए है। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब देखिए, कॉन्फिडेंटली, 10, जो आपका 10 है ये फाइनल रिजल्ट शो करता है। फाइनल रिजल्ट शो करेगा तो इट मस्ट बी इन द एंड या फिर इन बिटवीन भी। इसके बाद अगर आप 10 वाली स्टेटमेंट के बाद कुछ चीज़ लिखेंगे तो रिजल्ट शो करेगा, तो उससे पहले कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए या फिर कोई कॉज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एवरीवेयर देखिए, हाउएवर ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन वाली एडवर्ब आ गई, अदरवाइज सिमिलरली कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आ गई। उसके बाद देखिए प्रोनाउंस, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। दे प्रोनाउन किसके लिए यूज़ है, मतलब कोई सेंटेंस है उसमें अगर आपने दे यूज़ किया है तो उससे पहले वाले सेंटेंस में वो पर्टिकुलर नाउन होना चाहिए जिसके लिए आप दे प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। हिम, हर ये आपके पॉजेसिव केयर के प्रोनाउन हो गए। हुम ये आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और विच प्रोनाउन हो गया जो आपका किसके लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। दैट
ईच अदर, इस तरह के प्रोनाउन। उसका डिटर्मिनर देखिए, द डिटर्मिनर किसी भी डेफिनेट आर्टिकल के उसके लिए, ठीक है। उसका देखिए सच एक ऐसा डिटर्मिनर है जो कि पहले अगर आपने कुछ कोई एग्जाम्पल दिया है, किसी चीज़ की आपने बात की है, किसकी कोई एग्जाम्पल देने की आपने बात की है, तो आपने सच लगा के उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब उससे पहले उसकी बात हो चुकी है। तो यहाँ पे सच डिटर्मिनर, ये सभी चीज़ें आपको आइडेंटिफिकेशन में काम आएंगी, हिंट ढूंढने में, ठीक है। दोज, हर, इट्स, अदर, अनदर, ठीक है। तो अभी हम क्लास में ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कैसे आपको ये सभी चीज़ें यूज़ करनी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, एज सुन एज द गवर्नमेंट वॉज प्रेस टू डू समथिंग फॉर द पुअर द सेशन कमेंस्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से उस स्टेटमेंट को पढ़ लेना है, बस उसके एक जिस्ट पता लग जाए, उसको आपको पता लग जाए उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मैंने आपसे बात की थी कि आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कंजंक्शंस को आपको ढूंढना पड़ेगा, प्रोनाउन दिया हुआ है या फिर कोई एडवर्ब है, ठीक है। अब देखिए एज सून एज, सबको पता है इट्स अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, दिस इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये रही द गवर्नमेंट वाज प्रेस टू डू, राइट। अब देखिए सबऑर्डिनेट है तो इसके बाद में कोई ना कोई क्लोज मिलेगी, सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एज सून एज, तो इसके बाद क्या हो सकता है, द सेशन कमेंस्ड, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज मिलेगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है, एज सून एज द सेशन कमेंस्ड, इसके बाद आप लिखेंगे द गवर्नमेंट वॉज प्रेस टू डू समथिंग फॉर द पुअर, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस सभी चीज़ों को, राइट। तो योर आंसर वुड बी सी। देखिए हमने हिंट ढूंढा था कि पी के बाद एस आएगा, पी के बाद एस आएगा, एज सुन एज द सेशन कमेंस्ड, तो अवर हिंट इज आफ्टर पी वी नीड टू राइट एस। ऐसी कितनी स्टेटमेंट है जिसमें पी के बाद एस आ रहा है, देखिए एक ये है और एक ये है, दो स्टेटमेंट ऐसी है, राइट। अब हमें देखना है इसमें से सेंटेंस की बिगिनिंग किससे होगी। अब आपको पता है सेंटेंस की बिगिनिंग एज सुन एज इस कंजंक्शन से भी हो सकती है। आर की बात करें, समथिंग फॉर द पुअर, ये सेंटेंस की बिगिनिंग नहीं हो सकती, तो इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो योर आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट इज दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट, they do not come within my subject lightly esteemed by me, if I don't speak to them it's because and not because they are, right। अब देखिए क्या आइडेंटिफाई करना है, एक हिंट पकड़ना है आपको, एक सीक्वेंस पकड़ना है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को पकड़ेंगे, मतलब एटलीस्ट दो स्टेटमेंट का हमें सीक्वेंस चाहिएगा, उसके बाद बाकी को एलिमिनेट कर देंगे, फिर हम इसको सोल्व कर सकेंगे ईजिली। देखिए अब इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज को देखिए, बिकॉज इसमें क्या है, एक है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट। बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए एंड भी आपका एक कंजंक्शन है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, राइट, ठीक है। अब देखिए बिकॉज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, अब हिंट क्या देखेंगे, इसके बाद कुछ ना कुछ आपको सबऑर्डिनेट क्लोज लिखनी पड़ेगी, राइट। तो सबऑर्डिनेट क्लोज कहाँ पे हो सकती है, ये देखिए बिकॉज के बाद जब भी आप सबऑर्डिनेट क्लोज लिखेंगे, क्लोज का मतलब क्या है, उसमें आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक प्रेडिकेट मिलेगा, तो इसका मतलब पहली चीज, पहला हिंट क्या होगा, बिकॉज इज ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अब देखिए लाइटली सब्जेक्ट नहीं हो सकता, एंड सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कंजंक्शन है, लाइटली इज एन एडवर्ब, राइट। बचा कहाँ सब्जेक्ट, दे, ठीक है, दे सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद प्रेडिकेट भी लिखा है, प्रेडिकेट का मतलब वर्ब और एडवर्ब लिखा हुआ है, देखें वर्ब ये लिखा हुआ है, डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट, राइट। तो आर के बाद क्या आएगा, पी। हिंट क्या है, आर के बाद क्या आना चाहिए, पी। ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें आर के बाद पी आ रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें नहीं आ रहा है, आर के बाद पी इसमें आ रहा है, आर के बाद पी इसमें नहीं आ रहा, आर के बाद पी इसमें आ रहा है, ठीक है। दो हमारे एलिमिनेट हो गए, इसमें से आंसर क्या बनेगा, आप देखिए पहले में देखिए आप लाइटली एस्टीम्ड बाय मी, ये तो आपका बन ही नहीं सकता, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता आपका सेंटेंस, लाइटली एस्टीम्ड बाय मी, इट डजंट मेक एनी सेंस, तो बी तो आपका यहीं से ड्रॉप हो गया। योर आंसर वुड बी डी। आर से बिगनिंग होगी सेंटेंस की, इफ आई डोंट स्पीक टू देम इट इज बिकॉज दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे एंड नॉट बिकॉज दे आर लाइटली एस्टीम्ड बाई मी,
ठीक है, समझ में आ रहा है बेसिक फंडा। क्या आइडेंटिफाई करना है, एक सीक्वेंस, 2 का सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपके 2 या 3 जो आपकी जो ऑप्शंस होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद इजीली आप क्या फाइंड आउट कर सकेंगे अपना आंसर। अब देखिए नेक्स्ट चीज, नो मैग्नानिमस विक्टर द फॉर्चून ऑफ वार हैड पुट इन हिज पावर सो क्रूअली वुड ट्रीट दोज हुम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको पता चल गया। अब आप ये देखिए, अब आपको ये देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या आपको आइडेंटिफाई करना है। अब नो मैग्नानिमस विक्टर, ये आपका क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, मैग्नानिमस विक्टर। ठीक है, नो आपका इसके सामने क्या लगा हुआ है, डिटर्मिनर लगा लो। ठीक है, सब्जेक्ट है, दिस इज अ सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक वर्ब लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखनी पड़ेगी, एक वर्ब। कहाँ पे आपको वर्ब दिख रही है, द फॉर्चून, कोई वर्ब है नहीं है, क्योंकि फॉर्चून आपका क्या हो गया, एक नाउन, उसके पहले द क्या हो गया आपका एक आर्टिकल, तो ये एक वर्ब तो नहीं है। पुट इन ये एक फ्रेजल है, फ्रेजल वर्ब यहाँ पे यूज नहीं होगी। अब देखिए ये है आपकी वर्ब, वुड ट्रीट इज अ वर्ब, उसके बाद लिखा है आपका ऑब्जेक्ट दोज, उसके बाद एक एडवर्ब लिखी होगी, तो एक प्रेडिकेट पूरा लिखा है। तो एक चीज क्लियर होगी, हिंट क्या यहाँ पे मिला आपको, हिंट मिला है आपको पी के बाद एस आएगा। पी क्यों, सब्जेक्ट है, पी क्योंकि सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको वर्ब चाहिए। ठीक है, अब पी के बाद एस आएगा। ऐसे कितने सेंटेंस हैं, पहला नहीं है, दूसरा ऑप्शन राइट, पी के बाद एस आ रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए नहीं है, चौथा देखिए पी के बाद एस नहीं आ रहा है। आंसर वुड बी बी, देख लीजिए आप डायरेक्टली, आंसर वुड बी बी। नो मैग्नानिमस विक्टर वुड ट्रीट दोज whom the fortune of war had put in his power so cruelly। तो योर आंसर वुड बी बी। ठीक है, तो ये हिंट आपको ढूंढने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज कॉल इन क्वेश्चन वट एवर एल्स वन मे से ऑफ हिम नो वन डेयर हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। देखिए नो वन डेयर हिज ऑनेस्टी ऑफ, देखिए यहाँ पे जो आपका आर सेंटेंस है तो आपको वैसे भी डायरेक्टली पता ही लग रहा है, नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन, तो आर के बाद पी आएगा आपका, आर के बाद आपका क्या आएगा, पी। हिंट इज, पहला हिंट, एक सीक्वेंस पकड़ लीजिए, आर के बाद आपका क्या आना चाहिए, पी। नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन, कितने ऑप्शंस में आपका आर के बाद पी आ रहा है, देखिए आर के बाद पी, पहले में नहीं आ रहा है, ड्रॉप कीजिए। दूसरे में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ड्रॉप कीजिए। आर के बाद पी थर्ड में आ रहा है, बिल्कुल। आर के बाद पी फोर्थ में आ रहा है, नहीं, ड्रॉप कीजिए। आंसर देखिए डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा, वैसे तो सी आंसर होगा, फिर भी आप इसको सेंटेंस देख लीजिए। वट एवर एल्स वन में से ऑफ हिम नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट इज हैज बिकम, एक वर्ब है, तो इससे पहले क्या आना चाहिए, कोई सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, हैज बिकम एक वर्ब है, इससे पहले कोई सब्जेक्ट आएगा। अब देखिए ए फिक्सचर ऑफ एवरीडे लाइफ, क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। ए फिक्सचर ऑफ एवरीडे लाइफ इज नॉट ए सब्जेक्ट, इट कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद देखिए कैलिब्रेटेड डिजीज रिलेटेड रिस्क, कैलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क, ये एक सब्जेक्ट है। कैलिब्रेटिंग क्या है आपका, एक आपका क्या है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है कैलिब्रेटिंग। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं, सॉरी, ये एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का बन जाएगा, कैलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क। तो ऐसा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद पी आना चाहिए। हिंट क्या होगा, एस के बाद पी आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। एस के बाद क्या आएगा, पी। ठीक है, उसके बाद देखिए कितने ऐसे ऑप्शन है जिसमें एस के बाद पी आ रहा है, पहला, दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। मेरे ख्याल से आपका आंसर 35 का ए ही है, ये देखिए आप। अब देखिए इसको टैली कर लीजिए, इसमें आप देखेंगे हैज़ बिकम, जो आपकी वर्ब है उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, फिक्सचर ऑफ एवरीडे लाइफ, तो आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो पी के बाद आपका आएगा आर। सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एवर सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक बिगिन। उसके बाद लिखेंगे कैलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क हैज़ बिकम ए फिक्सचर ऑफ एवरीडे लाइफ, राइट। नेक्स्ट देखिए 36, लेट 60s, ओके। उसके बाद लिखा है ही स्टिल इंजॉयज विग्रस, ओके। ही इज इन हिज हेल्थ ऑल्दो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, 4 छोटे छोटे क्या हो गए आपके वर्ड्स हो गए। आपको एक सेंटेंस बनाना है, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है।
देखिए ध्यान से देखिए, इसमें आपको हिंट कहाँ ढूंढना है, हिंट ढूंढना है ही स्टिल इंजॉयस विग्रस, ही स्टिल इंजॉयस विग्रस। अभी आप देखिए इंजॉय क्या है आपकी, एक वर्ब है, वर्ब के बाद आपको क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। वर्ब के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंजॉय इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, तो उसके बाद एक ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए आपको। वर्ब किस ऑप्शन में दिख रही है आपको, अगर इंजॉय के बाद आपको एक वर्ब चाहिए, क्या ऑप्शन आर में है, नहीं, उसके बाद क्या लिखा है, एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा ही इज। अगर आप पी ऑप्शन में देखेंगे लेट 60s तो एक वर्ब नहीं है, ये आपका क्या है, एक सिंपली एक ये आपका एडवर्ब लगा लीजिए, इन इज लेट 60s, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ पे है, हेल्थ, हेल्थ कैन बी एन ऑब्जेक्ट, तो एक पैटर्न आपको क्या मिल गया, क्यू के बाद क्या आएगा, एस, दिस इज योर हिंट, क्यू के बाद एस आएगा, ठीक है। कितने ऐसे ऑप्शन है जिसमें क्यू के बाद एस आ रहा है, पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं, तीसरा यस, चौथा नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट तो आपका आंसर यहाँ से मिल गया क्यू एस। तो ही स्टिल इंजॉयज विग्रस हेल्थ ऑल्दो ही इज इन हिज लेट 60s, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। तो यही दो पैटर्न आपको, दो पर्टिकुलर वर्ड आपको एक सीक्वेंस में देखने हैं, ऐसे ही आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 37, इन्वाइटिंग एज द रिटोर्ट ऑफ अब्यूज, नथिंग इज सो ईजी एंड सरकाजम बट इट इज ए पैल्ट्री एंड एन अनप्रॉफिटेबल कॉन्टेस्ट। अब देखिए हिंट ढूंढिए सीक्वेंस का, ठीक है, हिंट ढूंढिए, और इससे सबसे बड़ा आपको हिंट दिया गया है कंजंक्शंस का, बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस का इसमें हिंट है, तीन कंजंक्शंस है इसमें, ठीक है। एंड कंजंक्शन दिया है, यहाँ पे भी एंड कंजंक्शन, यहाँ पे भी एंड कंजंक्शन। देखिए नथिंग इज सो इजी एंड, इसके बाद आपको क्या चाहिए, एक सिंपल एक क्लोज चाहिए, ठीक है, एक क्लोज चाहिए विदाउट हैविंग एनी कंजंक्शन, ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन होगा, क्योंकि कंजंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी है एंड, इसके बाद आपको सिंपल एक क्लोज चाहिए। क्या आर हो सकता है, नहीं, दो कंजंक्शन यहाँ पे क्या काम करेंगे, एस हो सकता है, नहीं, तो यहीं पे आपका आंसर आ गया पी, तो मतलब क्यू के बाद पी आपका आएगा, दिस इज योर हिंट। कितने सेंटेंस हैं, आप कितने ऑप्शंस हैं जिसमें क्यू के बाद पी है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा ये, ठीक है, क्यू पी आर एस। सो आई विल नॉट डिक्टेट, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपके जल्दी से आप कितने आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए 38 देखिए, इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज, ओके, एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ एंड पॉइंटेड सेइंग दैट फ्रिक्वेंटली दैट कॉज वन टू थिंक अफ्रेश, कोई बात नहीं। अब देखिए दोबारा हिंट क्या है, मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कंजंक्शन, कहीं पे प्रोनाउन, कहीं पे आपको एडवर्ब देखना होगा, ठीक है, कहीं पे आपको प्रेपोजिशन देखनी होगी। अब देखिए इसमें मुझे कंजंक्शन दिख रहा है यहाँ पे एंड कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन है, मैंने आपसे पहले भी बात किया था, एंड कंजंक्शन क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, सेम तरह के दो आपके रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है आपस में, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ता है, मतलब एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से, ठीक है, इस तरह से ये दोनों को ज्वाइन करता है। अब ये कंजंक्शन देखिए, इस कंजंक्शन एंड कंजंक्शन से पहले ब्रीफ लिखा है, ब्रीफ क्या है, एडजेक्टिव, कैसे पता लग रहा है एडजेक्टिव है, क्योंकि इज लिखा है इससे पहले, इज एक लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब के बाद आपको एक एडजेक्टिव लिखना पड़ता है जो कि ब्रीफ लिखा गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है एंड के बाद भी एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब देखिए एंड के बाद क्या हम दैट यूज कर सकते हैं, नहीं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव चाहिए। क्या एंड के बाद क्यू के बाद हम पी यूज कर सकते हैं, इंट्रोड्यूसेस एक वर्ब है जो कि हम नहीं यूज कर सकते, तो सीक्वेंस क्या रहेगा, क्यू के बाद एक आर आएगा, ठीक है, क्यू के बाद क्या आएगा, एक आर आना ही पड़ेगा, ठीक है, दिस शुड बी योर सीक्वेंस। ऐसे कितनी स्टेटमेंट है जहां पे क्यू के बाद आर आ रहा है, ये देखिए, पहला देखिए क्यू के बाद आर आ रहा है, ठीक है, बी में क्यू के बाद आर आ रहा है, सही में, तीसरे में भी आ रहा है क्यू के बाद आर, लास्ट में नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हुआ, ठीक है, तो क्यू के बाद आर आ रहा है। अब हमें क्या देखना है, पी और क्यू और आर इन सब की आपस में रिलेटिवली हमें क्या देखनी है, क्या क्या पोजीशन हो सकती है। अब देखिए मैं दूसरी चीज क्या देखूंगा, ध्यान से, दैट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो उससे पहले का इंसिडेंट होता है, एंटीसीडेंट जो होता है,
वो रिलेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट क्लोज से रिलेट करते हैं। अब देखिए जो दैट है आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब है इससे पहले जो एंटीसीडेंट लिखा होगा वो इस कोज वर्ब का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब दैट से पहले कोई आपको एंटीसीडेंट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए पी ऑप्शन में एंटीथेटिकल आइडियाज, और ये प्लूरल नंबर का है, ठीक है, प्लूरल नंबर का है, तो इसका मतलब इसकी जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है, उसके लिए प्लूरल वर्ब के लिए यूज हुआ होगा। यहाँ पे देखिए प्लूरल नंबर के लिए आपको यहाँ पे कोज यूज करना होगा, अदरवाइज कोज इज यूज होता, अगर वो सिंगुलर कोई नाउन होता या फिर कोई सब्जेक्ट होता सिंगुलर तो उसके लिए वो यूज होती कॉजेस। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये आपका जो ये नाउन है, जो ये सब्जेक्ट है, ये आपका प्लूरल नंबर का है, तो प्लूरल के लिए ये यूज होगी वर्ब कॉजेस। तो आपको पता लग गया कि एस के बाद पी आएगा, ठीक है, दिस इज एन अनदर हिंट, ठीक है, कि एस से पहले पी आएगा, दिस इज एन अनदर हिंट, क्योंकि दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले एक एंटीसीडेंट होगा जो कि एंटीथेटिकल आइडियाज है, एंटीथेटिकल आइडियाज। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, एस दैट कॉजेज वन टू थिंक अफ्रेश। अब इसमें आपका आंसर क्या बनेगा, अगर आप अब इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे तो सो योर आंसर वुड बी बी। देखिए QRPS पहले आएगा, एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ एंड पॉइंटेड saying that frequently introduces antithetical ideas that causes one to think afresh, ठीक है। नेक्स्ट इज 39 of antithesis whereby two predicted at once, oxymoron is a special form, contradiction qualities are, देखिए oxymoron is a special form of, यहीं पे आपका आधा क्वेश्चन ठीक सोल्व हो जाएगा। ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस, स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस, यहीं से आपने हिंट पकड़ लिया, आर के बाद पी आना चाहिए। कितनी स्टेटमेंट, कितने आपके ऑप्शन है जिसमें आर के बाद पी आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में नहीं आ रहा, तीसरे में आ रहा है आर के बाद पी, चौथे में भी नहीं आ रहा, तो आंसर वुड बी सी, RPSQ। नेक्स्ट इज 40, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आपका, एंड मार्बल दे दस मॉक हिम, पीपल टॉक ऑफ मेमोरियल्स टू हिम इन ए स्टेटस ऑफ ब्रॉन्ज एंड बिलाई हिज मैसेज। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं क्या देखूंगा, आपके जो ये देखिए एंड कंजंक्शन है, अभी बात करके आए थे, एंड कंजंक्शन यहाँ पे भी है। मैंने आपको बोला था कि जो एंड कंजंक्शन जो आपका होता है वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, ठीक है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, इस तरह से वो ज्वाइन करेगा। अब देखिए इससे पहले आप ये चीज़ देखिए, एंड के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका एक एडजेक्टिव है, मार्बल, इट्स अ मटेरियल, ठीक है, ये आपका क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है, एक मटेरियल है, और ये आपका क्या होगा, एक आप इसको ऑब्जेक्ट भी लगा लीजिए, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले एक मटेरियल ही होना चाहिए, जैसे ब्रोंज जो हो गया आपका, ठीक है, इट्स अ ब्रोंज, राइट। तो मतलब आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा, योर हिंट शुड बी आर के बाद पी आने वाला है। कितनी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आर के बाद पी आएगा, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा यस, चौथा नहीं, आंसर वुड बी 40 का सी, राइट। अब देखते हैं, ये आपके जो बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं ये आपके लिए डिफ़िकल्टी पोज करते हैं हमेशा, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। इसमें आपके 6 सेंटेंस रहते हैं, जिसमें आपको S1 दिया होता है, S2, 3, 4, 5, 6, S1 और S6 आपको दिया होता है, जिसमें से आप उसमें कंफ्यूज नहीं होते। तो S2, S3, S4, ठीक है, और S5, ये 4 जो हैं आपको पता होने चाहिए, जो आपके सिंपल इस फॉर्म में दिए होते हैं, PQRS। तो ये सेंटेंस आपको देखने पड़ते हैं। आइडिया सेम रहेगा, आइडिया डिफर नहीं करेगा, लेकिन इसमें आपको एक एडिशनल हेल्प भी मिलती है कि S1 आपको मिलता है और S6 आपको मिलता है, तो S1 और S6 से आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए जल्दी जल्दी करेंगे इसमें। अब देखिए इसमें आप देखेंगे जो आपको S दिया हुआ है, S, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बार इसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी, मतलब आपको जल्दी से देखना पड़ेगा, सुपरफ्लुअस तरीके से ये पढ़ना है आपको, इसका मीनिंग मत क्रिएट करिएगा। तो सभी चीज़ों को सभी फास्ट आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फिर एक सुपरफ्लुअस तरीके से पढ़िए, एक मीनिंग आपके दिमाग में जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद यू गो फॉर द हिंट। हिंट के लिए आप जाएंगे, कुछ ना कुछ आप देखेंगे इसमें कहाँ से कोई प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है, कहाँ से कोई एडिशनल कंजंक्शन है जो कि 2 स्टेटमेंट को जोड़ेगा, इस तरह से आपको देखना है, हिंट फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। अब आप देखिए मुझे जो हिंट दिख रहा है, इनफैक्ट,
In fact, the proportion of undernourished people remain stagnant at 21% in the second half of 1990s and the number actually increased. ठीक है, in fact, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इससे पहले क्या होगा, इसी में इसका कोई रिलेटिव मतलब किसी से रिलेट कर रहा है ये कोई चीज़ को. इनफैक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ अनरिच्ड पीपल रिमेन स्टैग्नेंट, तो किसके बिहाफ है, मतलब किससे कंपैरिजन कर रहा है इन द सेकेंड हाफ ऑफ 1990s. तो फर्स्ट हाफ की बात करें, जैसे ये देखिए आप क्यू, द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड थ्रू द 1990s वॉज मच स्लोअर इन कंपैरिजन टू द डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशो. तो आपको हिंट क्या मिला, क्यू के बाद ऐसा आने वाला है. पहले में है क्यू के बाद ऐसी यस, दूसरे में है नहीं, तीसरे में है नहीं, चौथे में है नहीं. आंसर क्या आएगा, ए. 41 का ए आपका आंसर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द IMD वॉज एस्टेब्लिश इन 1975. ठीक है. अब देखिए डायरेक्टली मुझे हिंट दिख रहा है, IMD एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में. इसके बाद देखिए मेरी नज़र डायरेक्टली एस पे जाएगी, मुझे दिख रहा है इट इज़ द नेचुरल मेटोलॉजिस्ट. मैंने आपको बोला एक प्रोनाउन जो होता है वो प्रोनाउन किसी नाउन को रिप्लेस करता है. ठीक है. इसके लिए इट किस नाउन के लिए यूज़ होगा ये आपको देखना पड़ेगा. इट इज़ द नेचुरल मेटोलॉजिकल सर्विस. कौन है, इट इज़ द नेचुरल मेटोलॉजिकल सर्विस IMD. ठीक है. तो IMD के लिए यूज़ हुआ है क्योंकि पहली स्टेटमेंट ही IMD पे है, उसके बाद उसका प्रोनाउन आ गया S. ठीक है. तो S1, ठीक है, S1 के बाद क्या आने वाला है S. तो आपकी जो बिगनिंग होगी सेंटेंस की वो आपको पता लगाना है कि S से शुरू होगा. तो एटलीस्ट A और D को आपने ड्रॉप कर दिया, दो ऑप्शन आपके पास हैं. ठीक है. उसके बाद देखिए आप देखेंगे कि द क्रॉप यील्ड फॉर्मेशन यूनिट, जब आप इसमें देखेंगे द क्रॉप यील्ड फॉर्मेशन यूनिट ऑफ द डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल यूजिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक. ठीक है. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक आपने देखी. उसके बाद देखेंगे आप S6. ठीक है. उसके बाद आप S6 देखिए, दिस प्रेडिक्शन हैव एन effect on the Indian economy that belies any belief that the economy of our country is not solely dependent on agriculture and the rains that feed it. क्या ये आपस में रिलेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे. तो आप P को देखिए, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज परहैप्स आल्सो बर्डन विद द मोस्ट क्रिटिकल फॉर्म ऑफ सूथसेइंग दैट इज फोरकास्टिंग द मॉनसून. इसके बाद आएगा मतलब S6 से पहले दिस प्रेडिक्शन हैज़ एन इफेक्ट, तो आपका ये सेंटेंस पड़ गया. तो लास्ट में आपका P आने वाला है. P इसमें भी आ रहा है, देखिए B में और C में P आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है. बिगनिंग भी आपकी S से हो रही है और S से यहाँ से हो रही है. तो कन्फ्यूजन किसको लेके है, R की पोजीशन और Q की पोजीशन को लेके. ठीक है. ये कन्फ्यूजन आपको देखनी पड़ेगी R की पोजीशन को लेके और Q की पोजीशन को लेके. अब देखिए क्या R पहले आएगा या Q पहले आएगा. अब देखिए R लिखा है द IMD इशूज द फर्स्ट ऑपरेशनल लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ऑफ सीजन साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल इन इंडिया इन 1986. IMD ने पहली बार फर्स्ट ऑपरेशनल पहला ऑपरेशन मतलब ये पहली बार हुआ है. ठीक है. फर्स्ट लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ऑफ द सीजनल साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल इन 1986. ये मैं R की बात कर रहा हूँ. उसके बाद Q देखिए. उसके बाद द क्रॉप यील्ड फॉर्मेशन यूनिट ऑफ द डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल यूजिंग कोरिलेशन रिग्रेशन टेक्निक. ठीक है. अब Q के बाद P देखिए, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज परहैप्स आल्सो बर्डन द मोस्ट क्रिटिकल फॉर्म ऑफ सूथसेइंग फोरकास्टिंग द मॉनसून. तो इसका मतलब जो है पहली बार जो फर्स्ट ऑपरेशनल रेंज फोरकास्ट सिस्टम था वो डेवलप हुआ. उसके बाद क्रॉप यील्ड फॉर्मेशन यूनिट ने नया मेथड डेवलप किया, स्टैटिस्टिकल मॉडल. ठीक है. जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक को यूज़ करता है. तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, B. तो इस बार थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट देखिए. अब देखिए लेट अस पॉजिट टू क्वेश्चन. 1 व्हाट एल्स अवर पार्लियामेंट्री सिस्टम. ये देखिए 1 यहाँ पे, दूसरा कहीं आपको 2 दिख रहा है. ठीक है. तो सेंटेंस आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, Q से स्टार्ट होगा. एटलीस्ट Q से स्टार्ट होगा. तो इसको तो आप ड्रॉप कीजिए. ठीक है. इसको आप ड्रॉप करेंगे 43. ठीक है. तो ये आपने ड्रॉप कर दिया. Q से बिगनिंग हो रहा है सेंटेंस. उसके बाद देखिए Q के बाद क्या आ सकता है. Q है जो आपका हाउ डेमोक्रेटिक इज अवर डेमोक्रेसी. उसके बाद देखिए टू सर्च फॉर एन आंसर या फिर फॉर ए सिस्टम टू रिव्यू. सिस्टम की तो अभी बात नहीं हुई, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे. देयर इज एन ऑर्गेनिक कनेक्टिविटी, ये इसकी कोई बात नहीं हो रही. तो आप देखेंगे टू सर्च फॉर एन आंसर वी बिगेन विद रुडोल्फ्स ऑब्जर्वेशन दैट द पार्लियामेंट्री लाइफ
हैज़ डिटेरियोरेटेड इन इंडिया, राइट। तो ये आपको देखना होगा। इसके बाद क्यू के बाद आपका आएगा पी। तो ऐसे कौन से आपके ऑप्शन है जिसमें क्यू के बाद पी आ रहा है? आंसर इज डी, ठीक है। उसके बाद आपका आर आएगा, फिर एस आएगा। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट देखिए, पीपल ऑफ एवरी कंट्री थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्फ एंड कंसीडर देयर कंट्री द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट। अब हिंट देखिए आपको क्या होगा। हिंट देखिए डायरेक्टली, पी एंड डिस्कार्डेड, एंड जो आपका कंजक्शन यूज हुआ है तो इससे पहले कोई आपकी क्लोज होगी, ठीक है। नो कंट्री कैन बी एब्सोल्युटली गुड, ठीक है, जस्ट एज नो मैन कैन बी थोरली गुड। वन मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी टू डिसर्न द गुड फ्रॉम द बैड, अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखिए, वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड, राइट, वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड। इसके बाद देखिए पी को एनालाइज करिए, वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड एंड डिस्कार्ड व्हाट इज बैड, ठीक है। ये आपको देखना होगा, एंड डिस्कार्ड व्हाट इज बैड। तो ये आपके दोनों आपस में ये हिंट आपको मिल गया कि वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड एंड डिस्कार्ड व्हाट इज बैड, ठीक है। तो एक सीक्वेंस पता चल गया आपको, एस के बाद पी आने वाला है। कितनी ऐसे ऑप्शन जिसमें एस के बाद पी आ रहा है? पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है और चौथे में नहीं है। तो दो आपके पास हो गए ऐसे स्टेटमेंट। अब देखिए इसके बाद आपको देखिए आपको कन्फ्यूजन होगी, एस के बाद पी है और एस के बाद पी यहाँ से है। तो आप देखेंगे क्या जो आपका पर्टिकुलर जो सेंटेंस है S1 के बाद आपका S आएगा या फिर Q आएगा, ठीक है। S1 के बाद आपका S आएगा या P आएगा, S आएगा या Q आएगा, ठीक है। पीपल ऑफ एवरी कंट्री थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्फ एंड कंसीडर देयर कंट्री द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ से? नो कंट्री कैन बी एब्सोल्युटली गुड जस्ट एज नो मैन कैन बी थोरली गुड, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप आर वन मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी टू डिसर्न द गुड फ्रॉम द बैड। उसके बाद देखेंगे वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड एंड डिस्कार्ड व्हाट इज बैड एंड वी शुड एक्सेप्ट वट एवर गुड वी मे फाइंड इन द अदर कंट्रीज। आंसर शुड बी सी, ठीक है। क्यू से शुरुआत होगी इसकी सेंटेंस की। नेक्स्ट इज poverty is wrongly considered an evil, ठीक है। इसके बाद देखिए हिंट क्या मिलेगा इसमें आपको? मोस्ट ऑफ द देखिए आपको सेंटेंस में कोई भी आपको ये चीज़ नहीं मिल रही, ना आपको कोई प्रपोजिशन है ना आपको कोई कंजंक्शन है, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में देखिए नहीं, कुछ भी नहीं है, सब सिंपल स्टेटमेंट्स आपको मिल रही है। तो इसमें आप हिंट कैसे ढूंढेंगे? आप हिंट इसमें ढूंढिए, मोस्ट ऑफ द ग्रेट मैन ऑन अर्थ आर दोज हु हैव स्प्रंग फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द पुअर, ठीक है, हु हैव स्प्रंग फ्रॉम द रैंक्स ऑफ पुअर, ये बात ठीक है आपकी। उसके बाद देखिए टू अबॉलिश पॉवर्टी वुड बी टू डिस्ट्रॉय द सोइल अपॉन विच मैनकाइंड प्रोड्यूसेस द वर्च्यूज कंड्यूसिव टू हायर सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, ये हम इसमें हिट एंड ट्रायल करके यूज़ करेंगे। तो इसमें ध्यान से देखिए, सभी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। द पुअर लीप अ हैवियर लाइफ देन द रिच, द पुअर लीप अ हैवियर लाइफ देन अ रिच। उसके बाद क्या आप लिख सकते हैं? मोस्ट ऑफ द ग्रेट मैन, या फिर आप इसके बाद लिखेंगे द होम ऑफ पॉवर्टी या फिर द चिल्ड्रन ऑफ रिच। आपके पास ऑप्शंस हैं। तो द पुअर लीप अ हैवियर लाइफ देन द रिच, इसके बाद आप लिख सकते हैं द चिल्ड्रन ऑफ रिच मैन आर नॉट सो फॉर्चुनेट एज दोज ऑफ पुअर मैन एंड द होम ऑफ पॉवर्टी फ्री फ्रॉम केयर एंड सोशल लेवल। इसके बाद आप लिखेंगे लास्ट पी, मोस्ट ऑफ द ग्रेट मैन ऑन द अर्थ आर दोज हु हैव स्प्रंग फ्रॉम द रैंक्स ऑफ पुअर। तो आपका जैसे भी है मीनिंग इसमें कन्वे हो रहा है सिर्फ बी से, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन दिस प्रोवर्ब, ठीक है। अब आप हिंट ढूंढेंगे देन, एक देन एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये आपका देन एडवर्ब ऑफ टाइम है। देन दे कैन गो बैक टू देयर बुक्स रिफ्रेश्ड, सही बात। तो इसके मतलब रिफ्रेश्ड की बात हुई है, तो इससे पहले कुछ ना कुछ काम हुआ होगा। तो ये देखिए पीपल शुड प्ले फॉर एन आवर और टू देन दे कैन गो बैक टू देयर बुक्स रिफ्रेश्ड, ठीक है। पी से पहले एस आ गया, तो ऐसे कितने ऑप्शन जिसमें पी से पहले एस है? फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो 46 का आंसर वैसे आपका बनेगा ए, ठीक है। फिर भी हम इसको टैली करेंगे। देखिए पी से पहले एस है,
तो इसमें जो ऑप्शंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन दिस प्रोवर्ब। यहाँ पे आप देखेंगे अनलेस पीपल enjoy some sort of recreation they become dull and their reading suffers as a consequence। उसके बाद देखेंगे गेम्स प्रोवाइड द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इन स्कूल। उसके बाद देखेंगे पीपल शुड प्ले फॉर एन आवर और टू देन दे कैन गो बैक टू देयर बुक्स रिफ्रेश्ड। तो एक सीक्वेंस से मैंने पूरा आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विद समथिंग इर्कसम और अनप्लेजेंट, राइट। उसके बाद लिखा है बट, ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया। तो इससे पहले कुछ ना कुछ आपका ऐसा होना चाहिए जिससे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। बट वी फाइंड आवर सेल्फ गेटिंग अकस्टम टू इट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपका S6 हो गया। तो इससे पहले देखिए आपको क्या इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसमें देखिए सपोज कीजिए ऑप्शन P टेक लिखिए कि ऑप्शन P आपका सबसे लास्ट में आ सकता है। सपोज वी शिफ्ट इनटू हाउस नियर फैक्ट्री विच कीप्स अस गोइंग ऑल द डे बट वी फाइंड आवर सेल्फ अकस्टम, नहीं। P आपका क्या है जो लास्ट में नहीं आ सकता। उसके बाद Q देखिए, नहीं। आप R देखिए, 10 वी कैन गेट अप यूज टू एनीथिंग, इससे पहले मतलब 10 वी कैन यूज गेट यूज टू एनीथिंग। और ये देखिए S, एट फर्स्ट द नॉइज ऑफ द मशीनरी मेक इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्लीप एट नाइट बट वी फाइंड आवर सेल्फ गेटिंग अकस्टम टू इट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो इसका मतलब आपका जो S है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब दो ऑप्शन आपके यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, ये हो गया। तो इससे पहले देखिए अब आप सेंटेंस की जो स्टार्टिंग करेंगे वो P से करेंगे या Q से करेंगे, ये आपके एक बहुत बड़ा ये आपको क्वेश्चन रहेगा। भाई आसान भी है, एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो एलिमिनेट हुए, ठीक है। Q से शुरुआत कीजिए, एज टाइम गोज बाई वी आर एबल टू अडेप्ट आवर सेल्फ टू इट सो दैट इट बिकम एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब P से शुरुआत कीजिए, सपोज वी शिफ्ट इनटू अ न्यू हाउस नियर अ फैक्ट्री विच कीप्स ऑल डे लॉन्ग। तो ये तो मुझे समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विद समथिंग एक सम अनप्लेजेंट। इसके बाद देखेंगे एज टाइम गोज बाई वी आर एबल टू अडेप्ट, हाँ। इसके बाद ये मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। S1 के बाद Q एक मीनिंग कन्वे करता है, तो योर आंसर शुड बी C। और ये आपका लास्ट है। इसके बाद दो क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क है, यू शुड कमेंट डाउन। आप कमेंट करेंगे और अपना आइडिया कन्वे करेंगे, तो हम उसके बाद रिव्यू करेंगे आपका आंसर ठीक है या नहीं, ठीक है। पहला है, आप 48 को देखिए पहले, ए लार्ज सिटी इज़ द बेस्ट स्कूल फॉर स्टडिंग लाइफ। ए लार्ज सिटी इज़ द बेस्ट स्कूल फॉर स्टडिंग लाइफ, ठीक है। उसके बाद देखिए दस अ सिटी कैन टीच अस मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब एक रिजल्ट शो कर रहा है। मैंने आपको बोला था कि 10 जो आपका आता है वो मोस्टली एक रिजल्ट शो करता है। दस अ सिटी कैन टीच अस मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ओके। उसके बाद देखिए इन ए लार्ज सिटी वी एनकाउंटर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, अच्छा। द रिच एंड द पुअर, द प्राउड एंड द हम्बल, द डिसीटफुल एंड द इनोसेंट, द रफ एंड द जेंटल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कन्वे हुआ? तो क्यू के बाद एक R आएगा। ऐसी कितनी स्टेटमेंट है जिसमें कितने ऑप्शन जिसमें क्यू के बाद R आ रहा है? पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में नहीं आ रहा, तीसरे में नहीं आ रहा, चौथे में आ रहा है। डायरेक्ट आपका आंसर यही है, ठीक है। अब R के बाद देख लेते हैं क्या S और P आएगा। द वेरियस फेसेट ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन अ लार्ज सिटी, ठीक है। उसके बाद P देखिए, इफ़ यू लिव इन अ सिटी फॉर अ ईयर्स or two we will be able to acquire a good knowledge of life, thus a city can teach us many aspect of life। तो मतलब P और S6 का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, मतलब S6 में रिजल्ट आ रहा है और P में कंडीशन है, इफ़ यू लिव इन ए सिटी फॉर अ ईयर्स, ठीक है। अब देखिए 49 और 50 आपके लिए होमवर्क है, बट आई विल गिव यू सम हिंट। S6 में प्रोनाउन है दोज और Q में एक बट कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। दोज प्रोनाउन है, किसके लिए यूज़ हुआ है आपको फाइंड आउट करना है, उससे पहले वाली स्टेटमेंट। और बट प्रोनाउन जो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कंजक्शन यूज़ है, उससे पहले ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ठीक है। और लास्ट देखिए, लेजर इज़ परहैप्स एज इम्पोर्टेंट एज वर्क। अब इसमें देखिए हिंट मैं दे रहा हूँ आपको, P स्टेटमेंट के अंदर एंड कंजक्शन है और Q में अनलेस है, चलो उसको छोड़िए। एंड कंजक्शन है, एंड वी फील वेरी टायर्ड, मतलब क्या हुआ होगा? P से पहले कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा जो उन दोनों को कनेक्ट करेगा, उन दोनों एक्शंस को, ठीक है। तो आपको देखना होगा, वो हिंट मिलते ही दो आपकी स्टेटमेंट सीक्वेंस में लगी तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसमें आप PQRS एटलीस्ट रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस को आप क्या करेंगे, अच्छे से सोल्व कर सकेंगे। आप देखें अराउंड 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ से आपके रीऑर्डरिंग से बन जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज
बिकॉज देन आफ्टर ये जो आपके कंजंक्शन, ये चैप्टर आपको थोड़े थोड़े प्रिपेयर करने हैं। कंजंक्शंस कहाँ पे यूज़ होते हैं, बेसिक डेफिनेशन याद कीजिए। कंजंक्शन किस लिए यूज़ होते हैं, प्रपोजिशन, एडवर्ब, प्रोनाउन, डिटर्मिनर कहाँ यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, इससे पहले ये फिर आपको कनेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। सो दीज ऑल दिस अबव चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और CDS के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आपका इंग्लिश का कोर्स आ रहा है, सो स्टे ट्यून विद अस। सो थैंक यू।